दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए अब कोई सुरक्षित रास्ता बचा भी है या नहीं। क्योंकि आज की स्थिति यह है कि उनके सामने दो ही रास्ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों ही रास्तों के आखिर में झटका ही झटका नजर आ रहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी या हारेंगी ये तो बात की बात है। आज हालात उन्हें जिस तरफ धकेल रहे हैं वो चाहकर भी उससे बच नहीं पा रहे। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक तरफ वोटर लिस्ट की प्रक्रिया चल रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को असाधारण फैसले लेने पड़ रहे हैं। क्यों ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा बदल सकते हैं, और क्यों ये चर्चा तेज हो गई है कि अब ममता बनर्जी जिस भी रास्ते पर कदम रखेंगी नुकसान से बचना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। इन सारे सवालों का जवाब एक ही फैसले से जुड़ा है, एक ऐसी प्रक्रिया से जुड़ा है जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। आखिर वो फैसला क्या है, उसके मायने क्या है और उसका असर कहां तक जाने वाला है, यही आज हम आपको अपने इस एनालिसिस के जरिए समझाएंगे। बस पूरा एनालिसिस जरूर देखिएगा दोस्तों, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। दोस्तों, बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो मेरी समझ से अब तक के सबसे गंभीर और असाधारण फैसलों में से एक है। ऐसा फैसला ना पहले कभी आया था और ना ही आमतौर पर अदालतें ऐसे मामलों में इस तरह से कदम उठाती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सीधे निर्देश दिया कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लगाए जाए। दोस्तों, अब जरा सोचिए, काम आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों से कराया जाता है, लेकिन यहां अदालत ने न्यायिक अधिकारियों को लगाने की बात कही है। इसका मतलब साफ है कि हालात सामान्य नहीं, क्योंकि मामला करीब 1 करोड़ 26 लाख मतदाताओं से जुड़ा है, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है। यानी किसी का नाम पिछली वोटर लिस्ट से मेल नहीं खा रहा, किसी के पिता का नाम अलग है, कहीं उम्र का फर्क, कहीं पता गलत, और कहीं ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति अब उस इलाके में रहता ही नहीं या फिर जीवित भी नहीं। दोस्तों, आमतौर पर ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग राज्य सरकार से कर्मचारी और अधिकारी मांगता है और वही लोग इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। ममता बनर्जी की सरकार ने न सिर्फ कर्मचारियों को देने से मना किया, बल्कि जिन अधिकारियों को दिया गया उन पर दबाव और धमकी के आरोप भी लग रहे हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा। राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे का पूरी तरह अभाव है। अदालत ने साफ कहा है कि यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और असाधारण है, इसलिए अदालत को भी असाधारण फैसला लेना पड़ रहा है। यही से इस पूरे फैसले की गंभीरता समझ आती है। असल में SIR का मुद्दा ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट बन चुका है। अगर आप 2021 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को ध्यान से देखें तो 166 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 25,000 से कम था। इन 166 सीटों में से 102 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी और 64 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। अब जब SIR के तहत फर्जी, मृत, बाहर रहने वाले और अवैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं तो हर विधानसभा सीट पर औसतन करीब 19,000 वोट कम हो रहे हैं। दोस्तों, यही वो वोट हैं जिनके दम पर तृणमूल कांग्रेस कई सीटों पर जीत दर्ज करती रही। यही वजह है कि SIR ममता बनर्जी की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। इसी घबराहट में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, काला कोट पहनकर अदालत में पेश हुई और फिर इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक प्रचार में बदल दिया गया। पूरे पश्चिम बंगाल में उनके होर्डिंग्स लगे कि देखिए, मैं जनता के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने गई हूं। ऐसा शायद पहली बार देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होने को चुनावी हथियार बनाया गया या उनके जुझारूपन को दिखाने की कोशिश थी। लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ हो गया कि मामला उन्हें कितनी गहराई तक परेशान कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, जनता को पार्टी से कितना मतलब होता है यह आपको यानी जनता को बखूबी पता है। कोई भी पार्टी जब आपके साथ या आपके खिलाफ खड़ी होती है, ये कारण भी आपको पता है। खैर दोस्तों, जब से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों को ना दफ्तर दिए गए, ना रहने की जगह दी गई। हालात इतने खराब हो गए कि चुनाव आयोग को कंटेनमेंट से काम करना पड़ा। दोस्तों, ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद गंभीर स्थिति है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 28 फरवरी तय की। अब तक करीब 58 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके और 1 करोड़ 26 लाख मामलों की स्क्रूटनी अभी चल रही है। अब यहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का
असली मतलब समझना जरूरी है। दोस्तों, अदालत ने शब्दों में भले ही ये ना कहा हो, लेकिन अपने फैसले से साफ संकेत दिया है कि उसे राज्य सरकार के प्रशासन पर भरोसा नहीं। अगर भरोसा होता तो अदालत सीधे राज्य सरकार को आदेश देती कि कर्मचारी उपलब्ध कराओ, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बजाय हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वो न्यायिक अधिकारियों की तैनाती करे। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा जताया। अदालत ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्व का पालन कर रहा है और एसआईआर की प्रक्रिया किसी भी हालत में नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इतने विवाद के बाद इस प्रक्रिया पर रोक लगा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हर हाल में पूरा होगा। और मेरी व्यक्तिगत राय कहें, सोच कहें, जो भी कह लें, होना भी यही चाहिए। दोस्तों, इस देश में भाड़े के वोटरों को बाहर करना जरूरी है। अपने वोट बैंक के लिए हमारे हक का अगर छीना जाएगा तो हम भी इसका विरोध बिल्कुल करेंगे। जैसे हमारे लिए हमारा राष्ट्र सर्वोच्च है, वैसे ही राष्ट्र के लिए उसका नागरिक भी सर्वोच्च होना चाहिए। खैर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 28 फरवरी तक 1 करोड़ 26 लाख मामलों का निपटारा हो पाएगा? व्यवहारिक रूप से देखें तो यह काम बेहद मुश्किल नजर आता है। नोटिस भेजना, जवाब लेना, दस्तावेजों की जांच करना और फिर अंतिम फैसला लेना, यह सब समय मांगता है। अगर 28 फरवरी तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट आगे की तारीख देता है तो उसका सीधा मतलब होगा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। और अगर चुनाव समय पर नहीं होते तो विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाना संवैधानिक मजबूरी बन जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी खिड़की खुली छोड़ दी है, जो 28 फरवरी के बाद बड़ा दरवाजा बन सकती है। इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है, जब चुनाव टाले गए और राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराए गए। पश्चिम बंगाल भी उसी रास्ते की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के लिए दोनों ही हालात मुश्किल है, इसलिए हमने शुरुआत में आपसे कहा था उनके सामने 2 ही रास्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि दोनों ही रास्तों के आखिर में झटका ही झटका नजर आ रहा है। क्योंकि अगर एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी तरीके से पूरा हो गया और चुनाव समय पर हुए तो जैसा बीजेपी कह रही है कि फर्जी वोट का पूरा ढांचा टूट जाएगा। और अगर चुनाव टल गए और राष्ट्रपति शासन के तहत हुए तो उसके लिए हालात और भी कठिन हो जाएंगे। ये तो सभी को समझ आ रहा है। दोस्तों, अब सबकी नजर 28 फरवरी पर टिकी है। उस दिन साफ होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या रुख अपनाता है और चुनाव आयोग क्या कहता है। ज्यादा इंतजार नहीं करना है, कुछ ही दिनों में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अब अगर इस पूरे मामले को एक कदम पीछे हटकर देखा जाए तो साफ दिखता है कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट की तकनीकी गड़बड़ियों का मामला नहीं रहा, बल्कि यह सीधा सीधा संवैधानिक टकराव का मामला बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझकर शब्द चुने हैं, लेकिन उसके फैसले का संदेश बेहद कड़ा है। अदालत ये मानकर चल रही है कि पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक मशीनरी भरोसे लायक नहीं रह गई, तभी तो उसे जजों को मैदान में उतारना पड़ रहा है। यह किसी भी निर्वाचित सरकार के लिए सबसे बड़ा नैतिक झटका होता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जिस तरह से एसआईआर का विरोध किया, गैर सहयोग का रास्ता अपनाया और इसे राजनीतिक लड़ाई में बदला, उसी ने हालात को यहां तक पहुंचाया। अगर वह शुरुआत में सहयोग करती तो ना जजों की तैनाती होती, ना चुनाव टलने की आशंका बनती। अब स्थिति यह है कि हर रास्ता उनके लिए मुश्किल है। एसआईआर पूरा हुआ तो चुनावी गणित बिगड़ेगा और अगर प्रक्रिया लंबी चली तो राष्ट्रपति शासन की आशंका बढ़ेगी। यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि देश की चुनावी व्यवस्था और संघीय ढांचे के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले। 28 फरवरी के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि यह मामला यहीं थमता है या फिर इतिहास में एक और बड़ा संवैधानिक मोड़ के रूप में दर्ज होता है। तो ये थी पूरी कहानी दोस्तों जो चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए राज के वर्मा के साथ देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।